हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका प्रव्या एकेडमी पर। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और धुआंधार पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, हम जो पढ़ रहे हैं वो है विज्ञान, और विज्ञान में 10वीं कक्षा की विज्ञान का तीसरा पार्ट चल रहा है। तीसरे पार्ट में हमने काफ़ी सारी बातें करी थी और उससे पहले हमने पहला और दूसरा पार्ट तो कर ही लिया है। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो वो भी पढ़ लीजिएगा, और अगर चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए इस वीडियो को। चलिए दोस्तों, अपन बात करते हैं धातु और अधातु की। तो धातु और अधातु में हमने बहुत सारी बातें करी। धातुओं के भौतिक गुण पढ़े और धातुओं के रासायनिक गुण भी पढ़ लिए। रासायनिक गुणों में हमने ये पढ़ा कि धातुओं का जब दहन करते हैं, यानी कि इनको जलाते हैं, तो ये किस तरह से अभिक्रिया करती है, किससे अभिक्रिया करती है। वैसे जब इनको जलाया जाता है तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है, तो कैसे करती है। उसके अलावा हम लोगों ने ये भी पढ़ा कि ये पानी के साथ धातुएं हैं वो किस तरह से अभिक्रिया करती है। तो कुछ धातुएं ऐसी थी जो क्या कर रही थी, एकदम ठंडे पानी के साथ भी अभिक्रिया कर रही थी। कुछ धातुएं ऐसी थी जो नॉर्मल पानी के साथ अभिक्रिया करती थी। कुछ गर्म पानी के साथ कर रही थी, तो कुछ भाप के साथ कर रही थी। तो कुछ धातुएं ऐसी थी जो किसी के साथ अभिक्रिया कर ही नहीं रही थी। ठीक है, अब हम लोग आज अपन नेक्स्ट जो बात करेंगे वो है धातुओं के अम्लों के साथ अभिक्रिया। तो हम हेडिंग लगाते हैं धातुओं की अम्ल के साथ अभिक्रिया। धातु जो है वो अम्ल के साथ किस तरह से अभिक्रिया करती है। धातु की अम्लों के साथ अभिक्रिया। देखो, ये हम लोगों ने जब अम्ल और क्षारक और लवण वाला जो चैप्टर पढ़ा उसमें ये वैसे एक बार हमने इसको पढ़ा भी था, धातु की अम्लों के साथ अभिक्रिया। तो देखो, धातु जब अम्लों के साथ अभिक्रिया करेंगे तो सिंपल सा पहली बात तो ये सामान्यतः हम अम्ल जो लेंगे ना वो लेंगे तनु। तनु का मतलब तो आप जानते ही हैं। तनु जो हमने अम्ल और क्षारक पढ़ा तब हमने बात करी थी, जब इनके अंदर बहुत सारा पानी मिला दिया जाता है तो इनके जो इसके अंदर अम्लों के अंदर H+ आयन होते हैं, उनकी सांद्रता उस आयतन में कम हो जाती है। तो सांद्रता H+ आयन की कम, तो अम्ल हो जाता है आपका तनु। ठीक है, तो हम सामान्यतः तनु जो है अम्ल, उनकी अभिक्रिया धातु के साथ करवाने वाले हैं। सिंपल बात। चलो बात करें जब इनकी अभिक्रिया की, तो सिंपल सी है, धातु जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो आपको पता है क्या बनाएगी, लवण बनाएगी और हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करेगी। सिंपल बात है कि मान लो ये आपकी कोई धातु है, धातु की अभिक्रिया आपने किसके साथ करवाई, अम्ल, तनु अम्ल, तनु अम्ल के साथ करवाई, तो आपका बन जाएगा क्या, लवण बन जाएगा। और क्या बन जाएगा भाई, H2 गैस उत्सर्जित होती है। H2 गैस का मतलब हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होती है। सिंपल बात यह है कि जब आप धातु की अम्ल या तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाते हो तो लवण तो बनता ही बनता है, साथ में हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होती है। सिंपल बात। जैसे मान लो आपने मैग्नीशियम की अभिक्रिया करवाई, किसकी भाई, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम की अभिक्रिया मान लो आपने तनु HCl के साथ करवाई। HCl का मतलब क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो भाई ये क्या बनाएगा, MgCl2 बनाएगा। क्या बनाएगा, MgCl2। और क्या बनाएगा, H2 हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करेगा। सिंपल बात। अच्छा बेटा, ये अभिक्रिया जो है वो संतुलित है या नहीं है, बताओ, कमेंट करके बताओ, अभिक्रिया संतुलित है या नहीं है। तो देखो, मैग्नीशियम में यहाँ कितना है, 1 है और इधर 1 है। ठीक है, अपन बात करते हैं H, यानी कि हाइड्रोजन यहाँ 1 है, इधर कितना है, 2 है। तो अपन को इधर 2 करना है। उससे पहले और देख लेते हैं, क्लोरीन है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो क्लोरीन को भी 2 करना है और हाइड्रोजन को भी 2 करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको पूरे HCl को 2 से गुणा कर देंगे, तो हमारी ये अभिक्रिया हो जाएगी संतुलित। सिंपल है, अभिक्रिया संतुलित करना हम लोगों ने पहले पार्ट में पढ़ा है, तो वहाँ से आप दोबारा अगर आपको नहीं आती है तो वीडियो देखकर सीख लीजिएगा। ठीक है, जब मैग्नीशियम की आप हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ रिएक्शन करवाते हो तो आपका बनता है मैग्नीशियम क्लोराइड और आपकी हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होती है। सिंपल बात है। अगर हम बात करें, अगर कोई एक और रिएक्शन है, एल्यूमिनियम की करवाएं, ये क्या है, एल्यूमिनियम की आप किसके साथ अभिक्रिया करवाओ, HCl के साथ करवाओ। HCl के साथ करवाते हो तो आपका क्या बनेगा, सिंपल सा बनेगा एल्यूमिनियम का क्लोराइड। एल्यूमिनियम क्लोराइड बनेगा। एल्यूमिनियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है, देखिए
HCl3। देखिए हम सूत्र कैसे बनाते हैं इसके बारे में अभी अगली जो क्लास होगी या एक क्लास अलग से बना करके हम सूत्र बनाना भी आपको सिखा देंगे। AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड और आपकी हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होती है। सिंपल बात है। एल्यूमिनियम की जब अपन HCl के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो एल्यूमिनियम क्लोराइड बनता है और आपका हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। सिंपल है। अच्छा, ये अभिक्रिया संतुलित है या नहीं है? अगर है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप संतुलित करके हमारे प्रवय एकेडमी के व्हाट्सएप पे भेजेंगे, ठीक है ना, या फिर प्रवय एकेडमी के ऐप पर मैसेज करके भेजेंगे, संतुलित करके भेजेंगे, ठीक है ना। चलिए ये बात आप लोगों को समझ में आ गई। चलो एक और अभिक्रिया लिख लेते हैं। जैसे मान लो आप जिंक की, किसकी अभिक्रिया? जिंक की अभिक्रिया किसके साथ करवाते हो? HCl के साथ करवाते हो तो क्या बनेगा? तो क्या बनेगा भैया? तो आपका जिंक क्लोराइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होती है। तो अब बात करें जिंक क्लोराइड की तो ZnCl2 प्लस H2 गैस। ये तो इस तरह से हम इन धातुओं की अभिक्रिया करवाते हैं। तो सिंपल से ये अभिक्रिया करती है और ये लवण बनाती है और हाइड्रोजन गैस का उत्सर्जन करती है। तो ये तरीका है। दूसरी बात अपन और कुछ अम्लों की बात करेंगे तो उनकी अभिक्रिया किस तरह से होती है। तो देखिए ये मिटा देते हैं। अगर हम बात करें कोई मान लो कोई और नाइट्रिक अम्ल लेते हैं। किसका? कौन सा अम्ल है आपका? सांद्र नाइट्रिक अम्ल ले लो, सांद्र नाइट्रिक अम्ल। अच्छा नाइट्रिक अम्ल का सूत्र बताओ भाई। नाइट्रिक अम्ल इसका सूत्र क्या होता है? HNO3। क्या होता है? HNO3। HNO3 के साथ जब अपन अभिक्रिया करवाते हैं, जब अपन क्या करें धातु की अभिक्रिया किसके साथ करवाएं? सांद्र नाइट्रिक अम्ल यानी कि HNO3 के साथ अपन अभिक्रिया करवाते हैं तो कुछ भी नहीं होता, लवण तो बनता है लेकिन आपकी हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित नहीं होती। क्या? ये ध्यान रखना, जब अपन नाइट्रिक अम्ल की अभिक्रिया धातु के साथ करवाएंगे तो आपका क्या होगा? लवण तो बनेगा लेकिन आपकी हाइड्रोजन गैस है वो उत्सर्जित नहीं होगी। अब हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित क्यों नहीं होती? इसका कारण है, हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित नहीं होती इसका कारण ये है, ये नाइट्रिक अम्ल है ना, ये परबल, ये क्या है? परबल ऑक्सीकारक है। क्या है? परबल ऑक्सीकारक है। और इसी कारण ये इस H2O को क्या देता है? ऑक्सीजन देता है। H2O को ये हाइड्रोजन, जैसे भाई मेरी बात सुनो, ये HNO3 है, इसमें से ये क्या जाएगा? हाइड्रोजन बाहर जाएगा, लेकिन बाहर जाएगा ना उससे पहले ये HNO3 क्या होता है? परबल ऑक्सीकारक होता है, यानी कि ये ऑक्सीजन जल्दी से दे देता है। तो यहाँ से हाइड्रोजन तो गया ही गया, साथ में इसने ऑक्सीजन दे दिया। अब ये H2 और ऑक्सीजन दोनों मिलकर के क्या बनाए जाएंगे? क्या बना देंगे भाई? H2 और ऑक्सीजन मिलकर क्या बना देते हैं? जल बना देते हैं। आई बात समझ? सिंपल कहानी ये है कि जब अपन नाइट्रिक अम्ल यानी कि HNO3 की अभिक्रिया धातु के साथ करवाते हैं तो आपको पता है एक तो लवण तो बनता ही है, लवण बनता है लेकिन हाइड्रोजन गैस निकलती थी, तो हाइड्रोजन गैस निकल रही थी तो हाइड्रोजन तो निकली, लेकिन ये क्या है? परबल ऑक्सीकारक है, यानी कि इसके अंदर ऑक्सीजन देने की क्षमता बहुत ज्यादा है। ये किसी को भी पकड़ के ऑक्सीजन दे देता है। चलो भाई, इसने क्या किया? यहाँ से ऑक्सीजन इस H2 को दे दिया, हाइड्रोजन गैस को दे दिया। अब हाइड्रोजन को ऑक्सीजन मिल गया तो बहुत बढ़िया, मजे ही मजे, साथ क्या बना देगा? जल बना देगा। क्या बना देगा? जल बना देगा। सिंपल कहानी समझ में आ गई ना कि जल बना देगा, ये बात है। और खुद क्या करेगा? खुद नाइट्रोजन ऑक्साइड बना देगा। ये HNO3 किस में कन्वर्ट हो जाएगा? नाइट्रोजन ऑक्साइड के अंदर। किस में बनाएगा? नाइट्रोजन ऑक्साइड। क्या बना देगा? नाइट्रोजन ऑक्साइड। क्या बना देगा? नाइट्रोजन ऑक्साइड बना देगा। जैसे मान लो ये N2O बना दे या NO बना दे या NO2, ये इसमें से किसी में भी उपसहित हो जाता है, किसी में भी क्या हो जाता है? उपसहित हो जाता है। आई बात समझ? आई बात समझ? सिंपल सी कहानी ये है, ये क्या करेगा? ऑक्सीजन उसको दे देगा, ऑक्सीजन देने के बाद ये जल बन जाएगा हाइड्रोजन गैस का। तो हाइड्रोजन गैस का क्या बन जाएगा? जल बन जाएगा। क्यों देता है? क्योंकि ये क्या? परबल ऑक्सीकारक है। परबल क्या है? ऑक्सीकारक है, ठीक है ना। सिंपल सा ऑक्सीकृत कर देगा हाइड्रोजन को और जल बना देगा। और यहाँ पर ये खुद नाइट्रिक अम्ल किस में कन्वर्ट हो जाएगा? नाइट्रिक अम्ल किस में कन्वर्ट हो जाएगा भैया?
नाइट्रोजन के ऑक्साइड में, यानी कि N2O बना सकता है, NO बना सकता है या NO2 बना सकता है। सिंपल कहानी ये है। इसमें क्या हो जाता है, ये अपसहित हो जाता है, ठीक है ना। अच्छा बच्चा, इस जो हम पार्ट पढ़ा रहे हैं इसके जो नोट्स है वो हम कहाँ पर देते हैं, प्रव्या एकेडमी के ऐप पर देते हैं। तो आप लोग ऐप डाउनलोड जरूर करिए, वहाँ पर आपको मिल जाएंगे हमारे इसके नोट्स। चलो भाई आगे अपन बात करते हैं। आगे अपन जब बात करते हैं तो जैसे देखो सिंपल एक बात और ध्यान रखो, अगर एक मैग्नीशियम, कौन, मैग्नीशियम, अच्छा मैग्नीशियम का प्रतीक बताओ भाई, मैग्नीशियम, और एक नाम ध्यान रखो मैग्नीज, इन दोनों का प्रतीक बताओ। ये दोनों जब नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया करते हैं, ये दोनों जब नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया करते हैं तो ये क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करते हैं। अब कहानी अलग हो गई कि जब ये क्या करते हैं, धातुएं सामान्यतः क्या करती है, धातुएं नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित नहीं करती, हाइड्रोजन गैस किस में कन्वर्ट हो जाती है, जल के अंदर हो जाती है। लेकिन जब ये मैग्नीशियम, कौन, मैग्नीशियम और मैग्नीज जब इस नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया करेंगे तो आपका हाइड्रोजन गैस निकलेगी, तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी, याद रखना। अच्छा मैग्नीशियम का प्रतीक क्या होता है भैया, Mg, अभी बताया था मैग्नीशियम का प्रतीक Mg, तो मैग्नीज का प्रतीक क्या होता है, Mn, ठीक है। कहानी समझ आ गई ना। यहाँ पर दो चीजें आपको ध्यान रखनी, नाइट्रिक अम्ल है वो सामान्यतः धातु के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस नहीं छोड़ता, जबकि क्या बना देता है, जल बना देता है। लेकिन मैग्नीशियम और मैग्नीज के साथ अभिक्रिया करके ये हाइड्रोजन गैस को उत्सर्जित करता है। सिंपल कहानी ये है। चलो भाई और देखते हैं। और अपन बात करें जैसे मान लो कॉपर है, कॉपर का प्रतीक कमेंट करके बताओ भाई। कॉपर की जब अपन बात करते हैं तो कॉपर जो है ना आपका, कॉपर HCl के साथ अभिक्रिया नहीं करता, कॉपर HCl के साथ अभिक्रिया नहीं करता। ध्यान रखना, कॉपर का प्रतीक होता है, कॉपर का प्रतीक होता है क्या, Cu, कॉपर का प्रतीक क्या होता है, Cu। ये HCl के साथ अभिक्रिया नहीं करता, HCl के साथ अभिक्रिया नहीं करेगा। HCl का मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसके साथ कॉपर अभिक्रिया नहीं करता, ठीक है ना। तो आपको यहाँ से कुछ बातें आपको समझ आनी चाहिए। जो ज़्यादा अभिक्रिया कर रहे हैं वो ज़्यादा अभिक्रियाशील, जो ज़्यादा अभिक्रिया कर रहे हैं वो ज़्यादा अभिक्रियाशील, और जो कम अभिक्रिया करते हैं वो कम अभिक्रियाशील। तो हमें एक अभिक्रियाशीलता का क्रम यहाँ से पता चलता है, अभिक्रियाशीलता का क्रम हमको पता चलता है। तो सबसे ज़्यादा जो आपकी अभिक्रिया करता है ना वो मैग्नीशियम करता है। कौन करता है भैया, ध्यान रखो, मैग्नीशियम। उसके बाद ना आता है एल्यूमिनियम का नंबर, उसके बाद किसका नंबर आता है भाई, एल्यूमिनियम का नंबर आता है। उसके बाद ध्यान रखो जिंक का आता है, उसके बाद किसका आता है, जिंक का आता है। उसके बाद आपका ध्यान रखना लोहे का आता है। Fe किसका प्रतीक है भाई, लोहे का प्रतीक है। अगर इसका नाम Fe क्यों है, क्योंकि Fe फेरस है, लैटिन नाम इसका है फेरस। तो इस वैसे इसको फेरम कहते हैं सामान्यतः, लेकिन अगर इसके ऊपर संयोजकता है या यूं कहे इसके ऊपर चार्ज है, चार्ज मतलब आयन है, आयन, मान लो ये आयन तो धनायन बनाता है, तो अगर इसके ऊपर धनायन है तो इसे अपन फेरस भी कह सकते हैं, लेकिन सामान्यतः इसका नाम वैसे फेरम होता है। बहुत सारे लोग इसको फेरस भी बोलते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिए ये लोहा इस जिंक से कम अभिक्रियाशील। उसके बाद आपका सबसे कम कौन, Cu, कॉपर। वैसे ये इतने सारे तत्व लिखे हैं, क्यों इतने ही लिखे, क्योंकि आपकी बुक के अंदर इतने ही है, आपके काम के इतने ही है, इसलिए हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा आप जब बड़ी कक्षाओं में जाएंगे तो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो अभी तो अपन को बेसिक विज्ञान पढ़नी है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिए, ये अभिक्रियाशीलता का क्रम हमें पता चला। जो ज़्यादा रिएक्शन करते हैं वो ज़्यादा अभिक्रियाशील, जैसे Mg ज़्यादा, उसके बाद एल्यूमिनियम, उसके बाद जिंक, उसके बाद फेरम यानी कि लोहा, उसके बाद कॉपर।
कॉपर 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 का कोई और नाम, सामान्य नाम बताओ भाई, कमेंट करके बताओ फटाफट। कॉपर का सामान्य नाम, कॉपर का क्या नाम होता है भाई? कॉपर का नाम है आपका क्या? कॉपर का नाम है तांबा। क्या है? तांबा। चलो भाई, इसके बाद आपको एक नाम और ध्यान रखना है, बहुत बेहतरीन नाम जो आपको कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, एक्वा रेजिया। एक्वा रेजिया, एक्वा रेजिया। अच्छा, आपने पानी की बोतल आती है एक्वाफिना करके, अगर आप लोगों ने सुना हो, एक्वाफिना करके पानी की बोतल का नाम है। तो ये जो एक्वा है, एक्वा कहीं ना कहीं जो लैटिन भाषा है उसमें एक्वा का मतलब पानी होता है, तो वहाँ से पानी की बोतलों वालों ने नाम चुराया एक्वा रेजिया। क्या होता है एक्वा रेजिया? कुछ भी नहीं होता, दो अम्ल है, दो अम्लों का मिश्रण है। दो अम्लों का क्या है? दो अम्लों का मिश्रण है। मिश्रण है, मिश्रण मतलब दो अम्लों को मिलाया हुआ है। एक तो आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एक तो आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, दूसरा आपका HNO3 नाइट्रिक अम्ल है। एक तो आपका क्या है? HCl और एक है HNO3। दोनों कैसे हैं भैया? ध्यान रखना, सांद्र है। सांद्र मतलब इनके अंदर आयनों की सांद्रता, H+ आयनों की सांद्रता बहुत ज़्यादा है। दोनों क्या है? सांद्र है। अब दोनों को आप, एक तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एक नाइट्रिक अम्ल को, दोनों को मिलाओ, लेकिन मिलाना कितना है? ध्यान रखना, 3:1। 3:1 मतलब 3:4 में से 3 भाग क्या मिलाओ? HCl मिलाओ, और 1 भाग क्या मिलाओ भाई? HNO3 मिलाओ। जब ये दोनों को मिलाते हो तो जो आपका बनता है वो एक्वा रेजिया है। क्या है? एक्वा रेजिया है। ये क्या करना आप लोगों को, आपसे सिंपल सा पूछा जाएगा एक्वा रेजिया क्या है, तो आप क्या बताओगे? सांद्र HCl और सांद्र HNO3 का 3:1 में ताजा बना मिश्रण एक्वा रेजिया कहलाता है। सिंपल। अच्छा, ये जो मिश्रण है बहुत गर्म होता है, भभकता द्रव है, भभकता द्रव, भभकता द्रव है। क्या है? भभकता द्रव है, लिक्विड होता है, द्रव अवस्था में होता है, भभकता द्रव, एकदम गरम गरम। ये ऐसा है, ये इसके अंदर क्षमता है, ये किसी को संचारित कर सकता है। संचारण की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। संचारण का मतलब किसी को सड़ा सकता है, एकदम गला सकता है, ठीक है ना। अच्छा, ये ऐसा पदार्थ है जो सोने को गला सकता है। किसको? सोने को, प्लेटिनम को गला सकता है, सोने और प्लेटिनम जैसी धातुओं को गला सकता है। तो इसकी खास बात ये है, ये सोना और प्लेटिनम, सोना और प्लेटिनम को गला सकता है। क्या कर सकता है भाई? गला सकता है। आई बात समझ में? ये कहानी एक्वा रेजिया की है। क्या कहानी है? कहानी यह है कि ये दो अम्लों का मिश्रण है। कौन कौन से? सांद्र HCl कितना? 3 और सांद्र HNO3 1। 3:1 में इन दोनों अम्लों को मिलाया जाता है। सांद्र लेकर मिलाएंगे तो ये आपका क्या बनेगा? एक्वा रेजिया बनेगा। और ये क्या है? भभकता द्रव है, बहुत खतरनाक होता है, ये संचारण करने की बहुत अधिक क्षमता रखता है, और ये सोना और आपका प्लेटिनम दोनों को गलाने की क्षमता रखता है, दोनों को गला सकता है। सिंपल कहानी। चलिए भाई, ये थी धातु और अम्लों की आपस में अभिक्रिया है। अगली अपन जो अभिक्रिया पढ़ेंगे वो अन्य जो लवण है, धातु लवण, उनके साथ किस तरह से धातुएं अभिक्रिया करती है, इसके बारे में बात करेंगे। आज अपन इतना ही पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। चलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि जो हम लोगों ने आज बातें करी है वो आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आई है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ लेना, और वीडियो कैसा लगा है कमेंट में बताना है। वीडियो को लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना तो बिल्कुल नहीं भूलना। चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे कल इसी समय एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए, मस्त पढ़ाई करिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।